स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और विधानसभा के प्रांगण में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में यूं तो चुनाव आधा करीब बीत चुका है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से चुनावी रण है उसमें दो बातें बहुत साफ हैं कि असल में जो जनमानस है, जो जनता है, क्या उसकी समस्याएं, क्या उसके मुद्दे नेताओं के भाषणों में शामिल हैं, उनकी रैलियों में शामिल हैं, या फिर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की ओर से कुछ ऐसे मुद्दे जनता के सामने परोसे जा रहे हैं जिनकी ना कोई जवाबदेही है और ना ही जिनका जनता से कोई सरोकार। तो सवाल यह है कि ऐसे में क्या होगा उन मुद्दों का, और क्या हमारे लोकतंत्र के लिहाज से ये जो परंपरा है जिसकी शुरुआत हो रही है वो खतरनाक है या फिर लाभकारी है। समझेंगे। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं और ये खास इसलिए है कि इन्होंने पिछले 3 से 4 दशक में न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा बल्कि लोकसभा के अलग अलग चुनावों को देखा है, और पिछले 4 दशक में किस तरीके से मुद्दों को लेकर ये बदलाव है और ये बदलाव लोकतंत्र के लिहाज से कितने लाभदायक या फिर हानिकारक हैं, और इन चुनाव में असल में तस्वीर क्यों ऐसी बनती जा रही है, समझेंगे इन मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं वीबी मिश्रा साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जस्टिस सीबी पांडे साहब हैं, आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ के विक्रम राव साहब हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों से राजनीति और उत्तर प्रदेश की तमाम मुद्दों को समझते रहे, आपका भी स्वागत है सर। और हमारे साथ दीपक गिरवानी हैं, जो कि पत्रकार हैं और अलग अलग संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं और लखनऊ से लेकर अलग अलग जिलों की राजनीति को बखूबी समझते रहे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में दीपक आपसे करना चाहूं, इस बार का चुनाव खासतौर पर जिस तरीके का विधानसभा का चुनाव रहा है, क्या वाकई नेताओं के भाषणों से और नेताओं की रैलियों में वो मुद्दे आपको दिख रहे हैं जो असल जनता के मुद्दे हैं, या फिर नेताओं और दलों की ओर से कुछ मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनकी जवाबदेही किसी की नहीं है? कवीन जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, और जो मैं इस चुनाव में देख रहा हूं शुरू से, स्थानीय मुद्दे कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ना बड़े नेता उस पर बोलते हैं और ना ही जो कैंडिडेट्स हैं, लोकल कैंडिडेट्स जो हैं, वो भी उस पर नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे संचार माध्यम की वजह से एक इतना ग्लोबल जो एटमॉस्फेयर एक बन गया है, शायद नेता ये भी समझने लगे हैं कि आज का जो नया वोटर है, खासतौर से यूथ, वो बिजली, सड़क, पानी, ये छोटे मुद्दों से नहीं जुड़ना चाह रहा है। वो लैपटॉप और स्मार्टफोन वाली जो एक जनरेशन है, वो अपने आप को बड़ी चीजों से जोड़ना चाहती है। तो शायद इस वजह से भी स्थानीय मुद्दों का इस चुनाव में बड़ा अभाव दिखाई पड़ रहा है। विक्रम राव साहब, आपके नजरिए से, क्योंकि आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं और वो चुनाव भी देखे हैं जब एक गली मोहल्ले का मुद्दा विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन जाया करता था, लेकिन क्या आज वाकई ऐसे हालात हैं, और अगर नहीं है तो किस तरीके से दिखते हैं ये? इधर कुछ बारीकी से व्यापकता की ओर चलें तो ज्यादा सरल होगा समझना। पिछले 3 हफ्ते में उत्तर प्रदेश में अभियान जिस ढंग से घटिया हुआ है, गिरा है, स्तर उसका पलटा है, बड़ा दुखद है। कुत्तों पर, तरह तरह के जानवरों को लेके गधे पर, और आज लेटेस्ट चूहे पर, ये मुद्दे रह गए हैं। नेताओं के मुख से अच्छा लगता है कि चूहे, कुत्ते और गधे पे बात करें। हमेशा चुनाव का अभियान होता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र को लेकर। घोषणा पत्र एक करारनामा होता है मतदाता और उम्मीदवार के लिए, पार्टी के लिए। दुनिया भर के चुनाव में यही होता है। आज जो जो करारनामा था, मैनिफेस्टो था, वो दरकिनार हो गया है, लोग भूल गए हैं। जैसे दाम घटाने की बात थी, जैसे पेंशन की बात थी, जैसे सस्ते घरों की बात थी, ये मुद्दे विधानसभा के चुनाव में जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आंचलिक और ग्रामीण रूप से ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा में अलग मुद्दे होते हैं, जाति नीति, विदेश नीति वगैरह। मुझे लगता है कविंद्र, हम लोग बहुत ही निम्न स्तर पे आ गए पिछले 3 हफ्ते में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के लिहाज से। पांडे साहब, असल में क्या इसके लिए जनमानस, सोसाइटी या मैं कहूँ समाज, ये इसकी एक जो सोच है
वो भी जिम्मेदार है। नेताओं को, दलों को ऐसा लगता है कि इन हल्के मुद्दों के जरिए आप चर्चा में रहेंगे और जवाबदेही से बचते भी रहेंगे। इसको थोड़ा सा और गंभीरता से आप देखें, इसमें कुछ दूसरा भी पक्ष है। महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि पहले आप पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें पार्टियां लड़ती थी, और जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसमें कार्यकर्ता भी है, मध्यम वर्ग के लीडर भी हैं, टॉप का भी लीडरशिप है। और ये जब सब लड़ते थे तो उनके जहाँ में लोकल आदमी लोकल मुद्दा उठाता था, प्रदेश के नेता प्रदेश के इशू उठाते थे, और नेशनल लीडर के जो होते थे वो नेशनल इशू ले आके, तो तीनों का बराबरी काम मैं कहता हूं कि तीनों का भागीदारी होती थी। अब क्या है कि अब ये तीनों तो लड़ नहीं रहे हैं, पार्टियां लड़ने रही, अब चेहरे लड़ रहे हैं। अब चेहरे लड़ेंगे केवल, जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी एक चेहरा बन गए, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अखिलेश और राहुल गांधी चेहरा बन गए, और मायावती अपने आप पार्टी के तो चेहरा हमेशा रहती है। तो जब चेहरे ही क्यों लड़ेंगे तो कोई मुद्दे का कोई सवाल ही नहीं है। जितना उनका चेहरा पॉपुलर होगा, और चेहरा जितना पॉपुलर होगा उतना ही कैसे होगा, जब वो कुछ न कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि वो दूसरे को बुरा लगे, उसका प्रतिवाद हो, और वो उसको बुरा लगे तो वो कहे, और इस बात को मीडिया भी बखूबी उसको हाईलाइट करता है, क्योंकि वो जंग दिखता है। तो सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से उनके चेहरों को हाईलाइट करने में इन बातों को बहुत ज्यादा आसानी से मिलती है। अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश दूसरों का काम बोलता है, अब काम बोलता है ये तो छोड़ दिए, और आगे किस पे कि एक साथ साइकिल पैडल मेरा और एक साइकिल में पंजा का वो राहुल का रहेगा, तो कितनी तेज साइकिल चलेगी। अब ये इसमें कौन सा बात है कि आप पैडल चला रहे हो और वो साइकिल चला रहे, अभी साइकिल चल ही नहीं सकती, एक आदमी पैडल चलाएगा और एक आदमी हैंडल पकड़े तो कोई ऐसी साइकिल चल सकती क्या? ये लेकिन समझ नहीं है, बस ये कहना है कि हमें भाई अब बिना साइकिल के बिना हाथ छोड़ के साइकिल हम लोग चलाते थे, अब हाथ मिल गया तो बहुत तेज चलेगी। मुद्दे की जगह मस्खरी या ऐसे, इसीलिए कि इंडिविजुअल आ गया, जुमलों पे आ गए ताकि वो लोग हाईलाइट हो। सर, क्या वजह क्या है? नेताओं के पास कमी हो गई है मुद्दों की, या जनता के साथ उनका संवाद खत्म हो चुका है, कनेक्ट खत्म हो गया है, या फिर वो जानते हैं कि अगर जनता के मुद्दे के साथ हम आएंगे तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा कि आपने किया क्या, आप करना क्या चाहते हैं, और इसका एजेंडा किसी के पास नहीं। देखिए सर, जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की चेष्टा है। कुछ लोग हैं जो अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब वे लोग इस चुनाव समर से बाहर होते जा रहे हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए जूझने का काम करते थे। अब वे लोग बाहर होते जा रहे हैं, वे लोग जो अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही कारण है कि देश के मुद्दे सारे गायब हो जा रहे हैं। दूसरी चीज, जनता को भी जागरूक नहीं किया गया आजादी के बाद से अब तक। जनता भी ऐसे ही प्रलोभनों के माध्यम से चुनती है, और छोटे छोटे प्रलोभनों के आधार पर उन्हें अपना मसीहा समझती है। यही समस्या है कि जो लोकतंत्र का असली मतलब था, वो असली मतलब उससे हम गौड़ होते जा रहे हैं। एक कविता आपको सुना देते हैं इसी संदर्भ में, जो आपने प्रश्न रखा। विधानसभा में अब से 40 वर्ष पहले एक कवि थे बंशीधर मिश्रा, लखीमपुर के, उन्होंने कविता सुनाई थी। उन्होंने सुनाई कि मूढ़न को कुर्सी मिली, लंगड़न को हथियार, अंधरन को सौंपी गई पायल की झनकार, खा के पत्ते पेड़ों की, कुछ हाथी कुछ ऊंट हो गए। यही कारण है कि हमारे उपवन के सारे जरूरत ठूट हो गए। तो ये जो लोग हैं, लोग अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। लोग जनता की मतलब नहीं, जनता वो भ्रम उन मुद्दों की वो न जाने पाए, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे ऐसे शब्द उछाल रहे हैं, इससे लेकर के जनता अपनी समस्याएं नहीं, अपनी वो समस्याएं न रख सके। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से व्यक्तिवाद लोकतंत्र में हावी होता दिख रहा है, और व्यक्तिवाद जब हावी होगा तो जाहिर है कि जनता और जनता के मुद्दे किनारे हो जाएंगे, गौर हो जाएंगे। तो फिर होगा क्या? तो इस लोकतंत्र की आत्मा जिसे कहा जाता है, जनता, जनता के जरिए और जनता के मुद्दे, फिर वो कहां खड़े हैं? जमीन मैं शीर्षक देना चाहूंगा आपकी इस बात को, विषय और व्यक्ति। मुझे याद है 1952 जब स्कूल में पढ़ता था, पहला विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ था, तो पोस्टर चिपकाता था मैं और लोगों के साथ। तो यही काम था हम लोग वानर सेना का। तब उसमें लगातार देख रहा हूं कि विषय हमेशा चुनाव में मुद्दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में शुरुआत हुई विषय से। जब भारत का प्रधानमंत्री कहे कि यूपी के थाने सब समाजवादी पार्टी कार्यालय हो गए, ये बहुत खतरनाक संकेत है। इसमें हर एक को गौर करना होगा, ऐसा क्यों हुआ और रोका जाना चाहिए। सुरक्षा का प्रश्न है, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं,
लड़कियां निकल नहीं पाती सूर्यास्त पर, कहा जाता है ये सब चीजें। उसी प्रकार मायावती का अलग एक मैनिफेस्टो है कि दलित सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो गृह मंत्री यहां तक कहती है गठबंधन नहीं ठगबंधन है। ये सब चीजें जब होती हैं तो विषय से शुरू का अच्छा है। हम लोग मुकर के कविंद्र जा रहे हैं व्यक्ति पर। अब व्यक्ति क्या है, एक लड़की कहती है, लड़की कहूंगा उसको, कि यूपी के लिए प्रधानमंत्री बाहर का आदमी है। ये कोई उचित बात है? आप भारत एक है, भारत अलग अलग है। अगर ये आप कहेंगे तो याद रखना होगा कि अजीत प्रसाद जैन मेरठ के थे, तुमकुर से चुनाव जीते थे लोकसभा का 1962 में, जाके हारने के बाद भारत एक था 1962 में। आज भारत टूट जाएगा। अब कौन भारत का कौन बाहर का, इसमें चर्चा जरूरत होगी। मुझे बहुत दुख हुआ जिस ढंग की चीजें मीडिया ने, हमारे पत्रकार साथियों ने छापा इस चीज को कि बाहर का कौन है भीतर का है। यूपी तो हर एक का है, कोई प्रदेश भी हर एक का है। मेरे ख्याल से जो ओछेपन पे अभियान चल रहा है चुनाव में, चुनाव के बाद सब लोगों को समीक्षा करनी पड़ेगी, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना पड़ेगा कि आने वाले आइंदा चुनाव में इस ढंग की बेहूदी भद्दी चीजें नहीं होंगी जो हमारे फुकड़पन को दुनिया में जाहिर करती है। लेकिन एक बात तो क्या दीपक साहब, सवाल ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां और उनके नेता व्यक्तिवादी रास्ते पर बढ़ चुके हैं तो फिर वोटर उनके साथ खड़ा हो जाता है। क्या वो जानते हैं कि वोटर की जो नब्ज है वो ऐसे ही चुटीले या भाषण दीजिए, जनता आपके बारे में चर्चा करेगी और मतदान भी कर सकती है? क्या ये जो एक कमजोर कड़ी है मतदाता के जनमानस की, उसको बखूबी दल भुना रहे हैं और ये कमी दलों की ओर से नहीं बल्कि जनमानस की ओर से जिसका फायदा दल उठाने की कोशिश में है? नहीं, हो ये रहा है कि जैसे आपको याद होगा लोहिया जी का नारा था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। वो आम आदमी से जुड़ा हुआ नारा था। या इंदिरा गांधी ने जब गरीबी हटाओ की बात करी तो पूरा जनमानस उनके साथ आ गया और उनका जो एक रिटर्न हुआ बहुत जबरदस्त किस्म से हुआ। इस तरह की चीजें जो नीचे तक लोगों तक जाती हैं, समाज के आखिरी व्यक्ति तक की बात करती हैं, वो इस चुनाव में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और उसे आपने सही कहा, वो इसलिए हो रहा है कि इस चुनाव में व्यक्तिवाद हावी हो गया है, व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, मुद्दे नहीं रह गए। अब पार्टियां भी नहीं, पार्टी का जो एक लीडर है वही पार्टी को सिंबलाइज करता है। बहुत एक लिमिटेड किस्म का चुनाव हो गया है। तो इस वजह से जो असली मुद्दे हैं वो किनारे हो गए हैं, व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। पंडित साहब, असल में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई चीज आगे बढ़ रही है तो कहीं से उसको प्रलोभन मिल रहा है या कहीं से उसको बैकअप भी मिल रहा है, कहीं से उसको समर्थन भी है। बिना समर्थन की चीजें इतनी तेजी के साथ बढ़ती नहीं हो सकती। देखिए, डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में ये क्यों चुनाव होते हैं? चुनाव इसलिए होते हैं ना कि जो गवर्न करे उसको एक मैंडेट मिले। यूपी में चुनाव हो रहा है कि हम एक मैंडेट दें कि अब पहले इन्होंने राज किया, इन्होंने राज किया, अब किसको हम राज करने का मैंडेट है। तो जनता तो मैंडेट देगी काम के कि भाई हमारे लिए आप क्या करेंगे। यही तो उसका सीधा बाधा लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे लिए शिक्षा के मामले में क्या करेंगे, स्वास्थ्य के मामले में क्या करेंगे, सड़क के मामले में क्या करेंगे, बिजली के मामले में क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या करेंगे। ये सारी बातें, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं, उसके लिए वो सोचते हैं। लेकिन ये तो सब, लेकिन जनता की प्रॉब्लम जो है कि वो समझती है सब जितने झूठे इस बात को कहेंगे हम बिजली देंगे, देंगे नहीं, शिक्षा अच्छी देंगे, देंगे नहीं। जनता यकीन मान चुकी है कि ये सब बेईमान है। तो ये तो उनसे आशा रहती नहीं। तो इसलिए जनता भी मनोरंजन करती है, वो मनोरंजन करते हैं और जनता भी मनोरंजन में ही लगी रहती है। जानते हैं कि इनको विश्वास बिल्कुल नहीं है। अगर इन पॉलिटिकल सिस्टम में विश्वास रहता तो ये लोग जान जाके एक एक बात को इश्यू करते और उसका विश्लेषण करते, विशेषज्ञों को बुलाते कि हम इस काम को ऐसे करेंगे। अगर एजुकेशन हमको देना है अच्छी तो कैसे एजुकेशन देंगे ये आगे विशेषज्ञ बताते। अब वो कहेंगे मैं हर घर में स्कूल खोल दूंगा, गांव में बढ़िया पब्लिक स्कूल खोल दूंगा, तो कोई विश्वास मानेगा? जैसे उन्होंने कहा कि सबको हम लैपटॉप घर पहुंचा देंगे, सबको स्मार्टफोन देंगे। तो इसलिए पांडे जी, मैं इतना निराशावादी नहीं रहूंगा क्योंकि इसी चुनाव में कविंद्र बुंदेलखंड में पानी का मसला उठा, पूर्वांचल में बाढ़ का मसला उठा, उसी प्रकार मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक रक्षा का मसला, सुरक्षा का, ये मसले उठे हैं। लोगों ने भाषणों में कहा है। लेकिन सवाल ये कितनी मात्रा में उठा है, कितनी तेजी रफ्तार से बढ़ा है, ये देखना है। अब वो चीज गायब होती जा रही है, फिर व्यक्ति विशेष हो रहे हैं। आखिर सही सवाल किया आपने, हम कैसा गुड गवर्नेंस देंगे, कैसे देंगे? इतना भ्रष्टाचार, पुलिस में भ्रष्टाचार है,
प्रशासन भ्रष्टाचार है, कचहरी में भ्रष्टाचार है, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है। किसी एक नेता ने बताया, कोई रोल मॉडल दिया कि हम ऐसे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और जनता उसी परेशान। बिजली नहीं मिली, जनता परेशान है, लेकिन कोई रोल मॉडल देना चाहिए, बनाना चाहिए। राजकोष की लूट, खजाने की लूट जो है, ये बहुत जबरदस्त मुद्दा होना चाहिए कि जितना 5 साल में, पिछले 10 साल में सार्वजनिक कोष का लूटा गया है, चाहे वो गरीबों की दवाई के बारे में हो वगैरह, इसकी जिम्मेदारी कभी तो हो और कोई तो जवाबदेही इसके लिए। लेकिन वीवी मिश्रा साहब, सरकार बदलती है, चुनाव के वक्त पिछली सरकारों के वादों कामकाज की समीक्षा की बात भी होती है, घोटालों में आरोपियों को जेल भेजने की बात होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सवाल यह है कि क्या इसके लिए जिम्मेदार हमारा जो सिस्टम इस वक्त है वो है, क्योंकि हम यानी जनता जवाबदेही तय करने से कतराती है, फिर जवाब मांगने से डरती है अपने प्रतिनिधियों से। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, कार्य के प्रति किसी की जिम्मेदारी नहीं। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी जनता भी 70 वर्षों के बाद भी अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं हो पाई। किसको वोट देना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर हमें वोट देना चाहिए। आप देखिए कि शिक्षा की जो हालत है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वहां मोहनलालगंज के पास एक गांव, एक स्कूल में गए, उन्होंने पूछा तुम बताओ मैं कौन हूं, बच्चे ने कहा राहुल गांधी। तो ये जो शिक्षा है, उधर ध्यान नहीं है। नेता भी चाहते हैं, राजनीतिक दलों के लोग भी चाहते हैं कि जनता जागरूक हो जाएगी तो वो अपने हितों के प्रति जागरूक हो जाएगी, और ऐसे लोग सत्ता में आ जाएंगे जो जिनके लिए फिर उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वो ये चाहते हैं, एक भ्रष्टाचार करता है, दूसरी सरकार आती है, कहते हैं हम इसकी जांच कराएंगे, उनको जेल भेजेंगे, कोई कुछ नहीं करता। तो सब मिली गांठ है। लोगों के कुछ संगठित गिरोह हैं जो सत्ता के संचालन के लिए संगठित गिरोह बनकर संचालित कर रहे हैं। जनता का आदमी बहुत रेयर कोई आ पाने पाता है, बहुत मुश्किल है उसके लिए आ पाना। ये दीपक, क्या वाकई जिस तरीके से दौर बदला है, एक और चीज जो बदलाव दिखी है वो है जमीनी स्तर से बड़े नेताओं का खड़ा होना। खड़े होने का मतलब रीढ़ के साथ खड़ा होना, अपने मुद्दे को लेकर सरकार से भिड़ जाना, अपने मुख्यमंत्री से भिड़ जाना। ये जो एक पहले चलता था दौर, वो शायद खत्म हो रहा है। क्या इसकी वजह है कि स्थानीय मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं? वन मैन शो, सिंगल मैन का पॉलिटिक्स, उसी की आर्मी और उसी के लोग, बाकी किसी के लिए जगह ही नहीं कहीं? नहीं, ये दौर काफी बदल गया है पहले से। जैसे आपने बताया, विधायक मुख्यमंत्री के यहाँ जाके हाथ पकड़ के काम करा लेता था, और विधायकों की इतनी इम्पोर्टेंस रहती थी और मुख्यमंत्री भी हमेशा उनको अवेलेबल रहते थे। आज की तारीख में विधायक क्या, कई मंत्री भी मुख्यमंत्री से मिल ही नहीं पाते हैं। ये भी एक व्यक्तिवाद की वजह से ये उसका असर है। और ये बदलाव पिछले 15-20 साल में मुझे लगता है इतना जबरदस्त आ गया। जैसे खास तौर से समाजवादियों का एक कहना था कि सादा जीवन होना चाहिए। सादा जीवन के बारे में लोहिया जी ने बहुत कुछ हमेशा कहते थे अपने अनुयायियों से। आज की तारीख में आप देखिए, कोई बीडीसी मेंबर का भी चुनाव लड़ता है तो वो हार भी जाता है तो उसके पास फॉर्च्यूनर खड़ी होती है, बड़ी गाड़ियां खड़ी है, हर एक के पास बड़ी गाड़ी है, वो झंडा लगा के चल रहा है। तो ये अजब बदलाव आया है इसमें स्थानीय मुद्दे और उसके लिए लड़ने की कहीं बात ही नहीं रह गई। आदमी सिर्फ अपने लिए इकट्ठा कर रहा है कि जितना हो सके सत्ता में जब रहो तो अपने लिए इकट्ठा करो, बाद में मौका मिले ना मिले। ये जो इंस्टेबिलिटी पिछले अरसे में रही है यूपी में खास तौर से, सबके दिमाग में ये बात रहती है कि अगले चुनाव में हम आए या ना आए, तो यही मौका है, इसमें जितना बनाना है बना लो। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट। पानी सर, एक चीज कहते हैं कि लोकतंत्र जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे परिपक्व होता है, वैसे वैसे जनता ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, इसका उल्टा होता दिख रहा है। बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। लोकतंत्र अगर मजबूत होता तो कार्यकर्ता जगह जगह लड़ता चुनाव, गांव में लोग जश्न मनाते, चुनाव लड़ते, मुद्दे बात करते। अब लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए कि इवेंट मैनेजमेंट वाले आ गए। अब लोकतंत्र का चुनाव है, जनता का चुनाव है, अब इसमें इवेंट मैनेजमेंट वालों का क्या काम है? अब सारे पार्टियां के लिए मैनेजमेंट करने वाले कोई दूसरे हैं, वही मुद्दे निकालते हैं, वही जुमले बनाते हैं, वही मीडिया मैनेज करते हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मुद्दे हट गए और ये जुमले आ गए, उसी नाते इवेंट मैनेजमेंट वाले यही बताते हैं।
अब इवेंट मैनेजमेंट वाले नहीं मोदी जी को बताया हुआ चाय वाला, मोदी जी को पता भी नहीं था कि चाय वाले कहो तो बहुत हाईलाइट होंगे, या मोदी जी को भी नहीं पता होगा कि ये अच्छे दिन वाली बात किसी ने बताया होगा, जैसे इनको बताया होगा कि साइकिल और हैंडल की बात बताया होगा, भारती को कुछ बताया कि आप ये कर दीजिए। ये जो बातें हैं ये लोग कमरे में बैठ के ये लोग सोचते हैं कि कैसे हम फ्लेयर अप करें इस माहौल को और बिल्कुल वार्म अप कर दें जनता को। तो ये पूरी लोकतंत्र को तो सत्यानाशी है ना। अब मान लीजिए इवेंट मैनेजमेंट के हाथों में चला जाएगा तो उनकी सोच कैसी होगी। आप बार बार ब्यूरोक्रेसी करते हैं कि साहब ब्यूरोक्रेसी एयर कंडीशन बैठ के जनता के लिए कानून बनाती है तो या जनता के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या प्रोग्राम होगा, इतना आरोप लगता है। तो आपका जो चुनाव का प्रोसेस है वो अगर इवेंट मैनेजमेंट के हाथों में चला जाएगा ये बहुत तो ये क्या होगा, ये बहुत तो लोकतंत्र तो सत्यानाशी खत्म लीजिए। तो लोग 17 साल होगा तो ऑटोक्रेसी आ गई, एक आदमी बैठ लेगा किसी तरह से पैसा जुटा लेगा, लोग जुटा लेगा और बस लोकतंत्र के बहाना के नाम पर राज करेगा, यही होगा। जैसे कि विक्रम राव ने कहा कि ज्यादा निराशावादी नहीं होना चाहिए, हालात जरूर खराब हैं लेकिन नियंत्रण में है फिलहाल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। सर, एक रिएक्शन कि असल में जिस तरीके का सिस्टम है इससे बचने के लिए और जनता को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरत क्या है? मेरे अपने आंकलन में इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में रविंद्र बहुत ज्यादा सैद्धांतिक स्खलन हुआ है। दल बदलू लोग, तो एक आदमी कर्मठता से काम कर रहा है, 5-6 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कल्टीवेट कर रहा है, उपजाऊ बना रहा है, अचानक उसे देखा कि एक इम्पोर्टेड दूसरे पार्टी का आदमी ला दिया गया। ये सिद्धांत से समझौता है, ये पहले इतना होता नहीं था। और दल बदलू लोग उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेंद्र सरी के लोग, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्हें इस्तीफा दिया, विधानसभा से चुनाव लड़े, अयोध्या से और हारे वहां से, लेकिन लड़े। वो चीजें अब गिर गई हैं इस चुनाव में, खासकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा आने वाले 5 साल में। जो भी पार्टी आए, सरकार बनाए वो, लेकिन जिस ढंग से सरकार चलेगी लंगड़ाती भी, ईश्वर न करे बहुमत न मिले, किसी को असर न हो, बहुमत मिले तो बेहतर है। अगर यूपी का दुर्भाग्य होगा कि अगर कोई मिली जुली गठबंधन की सरकार बनी तब तो बेड़ा गर्क उत्तर प्रदेश का, फिर अगले 5 साल या जितने वर्ष हों बड़ी त्रासद। आखिरी इलेक्शन की लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो दौर है, ये रोकने की कोई उम्मीद दिखती है, और दिखती है तो फिर रास्ता क्या है और किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग जनता को जागरूक करे और चुनाव आयोग को खुद इतना मजबूत किया जाए कि जनता को जागरूक करे और किससे अपने मताधिकार का कैसा प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग करना बताए। दूसरी बात, मताधिकार अनिवार्य किया जाए। तीसरी बात, जो शिक्षा है, अरबों रुपया फूका जा रहा है गाँव में, वो क्या सही काम में लग रहा है? क्या बच्चे सही दिशा में पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ नहीं रहे और टीचर को पैसा मिल रहा है तो अपने अपने घर में घूम रहे हैं। तो ये जो शिक्षा जो जड़ है, जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज तब तक कुछ होने वाला नहीं। और राजनेता नहीं चाहते कि पब्लिक शिक्षित हो जाएगी, पब्लिक शिक्षित हो जाएगी तो अपनी हितों के प्रति जागरूक हो जाएगी, हितों के प्रति जागरूक हो जाएगी तो उनका फिर। दीपक, आपका रिएक्शन में चाहूंगा क्लोजिंग रिमार्क की, असल में हवा जो है जिस तरीके की बह रही है, और विक्रम साहब उम्मीद आशावादी है और हम सबको रहना चाहिए कि हवा का रुख बदलेगा, लेकिन बदलने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। करेगा कौन? शुरुआत कैसे होगी? तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। चुनाव आयोग तो एक संस्था है, वो उनका एक लिमिटेड दायरा है और कोई भी चीज कानून बना देने से या नियम बना देने से होती नहीं है। शुरुआत तो जनता के अंदर से ही होगी, तभी ये बदलाव आएगा। और जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, उसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छी शिक्षा लोगों को होगी, इस बारे में जानकारी होगी। जैसे कि अब काफी इलेक्शन कमीशन कर भी रहा है यूथ को एनर्जाइज करने के लिए, वोटिंग के बारे में किस तरह से करनी चाहिए, सोचना चाहिए, चुनाव में क्या क्या करना चाहिए। तो बदलाव जो है समाज से ही आएगा, समाज से ही आएगा, ऊपर से नहीं, नीचे से ही करना पड़ेगा। यानी कि जनता और वोटर को ही देखना होगा कि असल में जो दल या नेता उनके सामने भाषण दे रहे हैं या फिर जिस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल होता है, क्या वो उनकी जिंदगी का हिस्सा है, क्या उनकी समस्याओं का समाधान है? और अगर नहीं है तो फिर सोचना आपको और हमें है कि फिर ये क्यों है, किसके लिए है, क्या आपको भ्रमित करने के लिए है या फिर लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए? उम्मीद यही करते हैं कि मतदाता जागरूक होगा, अपने हितों, अपने मुद्दों को समझते हुए अपने मताधिकार के लिए आगे बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।